हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ स्टडी सेंटर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जैसा कि हमको पता है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसा कि पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जैसे अगर हम देखें प्राचीन भारत का इतिहास, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक, तो जैसा कि प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इस काल की हमको लिखित जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलती है। मतलब अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने की कोशिश करें तो लिखा हुआ हमको कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी यहाँ से मिलती है आपके मिट्टी के जैसे बर्तन हो गए या पत्थर के कुछ औजार हो गए, पत्थर के कुछ उपकरण हो गए, तो ये होते हैं इनकी जानकारी के स्रोत। तो लिखित जानकारी यहाँ से हमको नहीं मिलती है, लिखित जानकारी नहीं मिलती है। और जानकारी का स्रोत फिर क्या हो जाता है? मिट्टी के बर्तन हो गए या पत्थर के कुछ औजार हो गए, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, इनसे इस काल की जानकारी मिलती है। तो ये होता है क्या? आपका प्राक ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो जानकारी का स्रोत क्या होता है? जैसे कुछ मिट्टी के बर्तन हो गए या पत्थर के कुछ औजार या उपकरण हो गए। इसमें आता है आपका क्या? पाषाण काल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत आता है हमारा पाषाण काल। और इस पाषाण काल की जानकारी का स्रोत क्या है? पत्थर के कुछ औजार हो गए, पत्थर के कुछ उपकरण हो गए वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमको कुछ भी नहीं मिलता है। ये होता है प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है फिर हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? इसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिलती है, लिखित जानकारी मिलती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, तो लिखा हुआ तो मिला है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में जो लोग रहते थे वो लोगों ने लिखा है, वो लोग लिखना जानते थे, लिखित जानकारी हमको मिलती है, लेकिन हम अभी तक इनको पढ़ नहीं पाए हैं। क्या लिखा है वो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसमें आता है क्या? आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, इनकी लिपि थी, उस लिपि को कहते थे भाव चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफी। तो इनको लिखना आता था, ये लिखते थे, लेकिन हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो यह है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। यहाँ से लिखित जानकारी मिलती है और इसको पढ़ा भी गया है। तो ये होता है क्या? आपका ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल जिसकी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, और तो जानकारी कहाँ से मिलती है? पत्थर के या मिट्टी के बर्तन या औजारों से। इसमें आता है आपका पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके बारे में लिखित जानकारी मिली है और उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसमें आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल वो होता है जिसकी लिखित जानकारी भी मिली है और इसको पढ़ा भी गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल के तहत आती है? क्या वो प्राक ऐतिहासिक काल में आती है, या वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, या ऐतिहासिक काल में आती है? तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनकी लिपि थी और वो लिपि थी। घाटी सभ्यता क्या है? आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी कहाँ से कैसे मिली। तो इनके बारे में हम देखते हैं जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1826 में 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। ये जो चार्ल्स मैसन है इसने सबसे पहली बार 1826 में टीला की जानकारी दी थी। इसने बताया कि मुझे टीला जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ दिखाई दिया है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ इसने बोला चार्ल्स मैसन ने कि मुझे भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है इधर मुझे कुछ टीला दिखाई दिया है। तो इसने क्या किया? 1826 में टीला की जानकारी दी। ठीक,
लेकिन जब इसने बताया कि मुझे टीला दिखाई दिया है, तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये जो टीला है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के तहत है। तो इसने बस 1826 में इसको टीला जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था और इसने बस ये बताया कि मुझे टीला जैसा दिखाई दिया है, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का टीला है। तो इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी मानते हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं चला 1826 में कि सिंधु घाटी सभ्यता का है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे और खुदाई के दौरान हमको हड़प्पा मिलेगा और हड़प्पा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा से हमें टीला दिखाई देता है खुदाई के दौरान, तब फिर पता चला कि ये जो 1826 में इसने जो टीला देखा था वो कब का है, सिंधु घाटी सभ्यता से है वो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी मानी जाती है। अब जैसा कि हमको पता है कि 1853 में क्या हुई थी, भारत में पहली ट्रेन चली थी। 1853 में अंग्रेज़ों ने क्या कराया था, ट्रेन चलाया था। तो भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 में और ये चली थी मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे, ठीक। तो 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, तो ये सक्सेसफुल भी था। तो इसी को देखते हुए पूरे भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का फिर प्लान शुरू किया गया और इसके तहत 1856 में बर्टन बंधुओं को क्या किया गया, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम दिया गया, ठीक। 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे, तो जब वो सक्सेसफुल हुआ तो 1856 में बर्टन बंधु को भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम दिया गया। तो जब ये रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रहे थे तो इनको खुदाई वगैरह भी करना पड़ा। तो खुदाई के दौरान इनको कुछ हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई थी, हड़प्पा कालीन ईंटें यहाँ से इनको प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो 1826 में सबसे पहली बार चार्ल्स मैसन ने टीले की जानकारी दी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी मानी जाती है। 1856 में बर्टन बंधुओं को रेलवे ट्रैक बिछाने का काम मिला था, जिसमें खुदाई के दौरान इनको हड़प्पा कालीन ईंटें प्राप्त हुई थी। फिर जैसा कि हम देखते हैं 1600 में जो अंग्रेज थे वो भारत आ चुके थे और भारत पे शासन करने के लिए क्या करते थे, गवर्नर जनरल का सहायता लेते थे। गवर्नर जनरल को वहाँ से अपॉइंट करके भारत भेजा जाता था, उसके माध्यम से यहाँ पे शासन होता था। तो इसी प्रकार 1861 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनको भारत का गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया। तो हुआ क्या, 1861 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बन के भारत आए। तो इनके शासनकाल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके प्रयासों से, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारत में पहला पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, ठीक। हो क्या रहा है, 1861 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और इनके शासनकाल में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके प्रयासों से भारत में पहला पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। तो इसीलिए ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, इनको पुरातात्विक विभाग का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का पिता कहा जाता है और साथ ही साथ इनको भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता। तो फिर यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्या कि पुरातात्विक विभाग का पिता कौन कहलाते हैं, तो पुरातात्विक विभाग का पिता कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय इतिहास का पिता कौन कहलाते हैं, तो वो भी कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। तो ये है क्या, 1861 में गवर्नर जनरल बनकर आए कौन, लॉर्ड कैनिंग। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर ये बात हो गई। फिर होता है, जैसा कि हमको पता है कि 1904-05 के दौरान क्या हुआ था, भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, जैसा थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा या आपको अपने स्कूल टाइम को थोड़ा बहुत याद होगा, तो हुआ क्या था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो इस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल। तो 1904 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल बनकर आए कौन, लॉर्ड कर्जन। तो जैसा कि हमने देखा पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 में, और अभी समय क्या आ गया, 1904। तो लगभग 44 ईयर्स का समय बीत चुका है, लगभग
43-44 साल का समय ये बीत चुका है। तब तक इस पुरातात्विक विभाग में क्या हो गई थी, पुरातात्विक विभाग, इसको रिफॉर्म करने की यानी कि इसको पुनर्स्थापना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक, रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी क्योंकि इसको बने हुए लगभग 43 से 44 साल हो चुके हैं। 1861 में बना और बात हो रही 1904 की, तो 43-44 ईयर्स इस विभाग को बने हुए हो गए हैं। तो जब लॉर्ड कर्जन आया, इसने देखा कि इस विभाग की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इस पुरातात्विक विभाग को रिफॉर्म करने के लिए यानी कि इसकी पुनर्स्थापना करने के लिए इसने 50,000 पाउंड यहाँ पे इस विभाग को दिया। तो पहला काम तो इसने ये किया, कौन किया, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, पुरातात्विक विभाग की पुनर्स्थापना करने के लिए यहाँ पे 50,000 पाउंड दिया। और साथ ही साथ इसने क्या किया, जॉन मार्शल, जो जॉन मार्शल थे उसको इस विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। ठीक, तो 1904 में गवर्नर जनरल बनकर आए कौन, लॉर्ड कर्जन। उसने क्या किया, पुरातात्विक विभाग में रिफॉर्म के लिए 50,000 पाउंड दिया और जॉन मार्शल को यहाँ पे डायरेक्टर नियुक्त किया। ये हो गया। तो फाइनली यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो जॉन मार्शल हैं वो पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर बन गए हैं। पुरातात्विक विभाग का काम क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, खुदाई वगैरह का काम करते हैं, जहाँ से इनको कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ यहाँ पे खुदाई से कुछ मिल सकता है, तो ये लोग क्या करते हैं, खुदाई वगैरह का काम करते हैं, जैसे पुराने सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, ये सब इनको मिलते हैं। ठीक, तो जॉन मार्शल क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए। अब ये जो जॉन मार्शल थे जो बन गए क्या, पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर, ये क्या करते हैं 1920-21 में इस विभाग में, ये जो पुरातात्विक विभाग है यहाँ पे 2 भारतीयों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें पहले भारतीय हैं दयाराम साहनी और दूसरे भारतीय हैं राखलदास बनर्जी। ठीक, तो जो डायरेक्टर है जॉन मार्शल, इन्होंने क्या किया 1920-21 में इस विभाग में, पुरातात्विक विभाग में 2 भारतीयों की नियुक्ति की। पहले कौन है, दयाराम साहनी और दूसरे कौन है, राखलदास बनर्जी। तो ये जो दयाराम साहनी हैं यही फिर क्या करते हैं 1921 में रावी नदी के तट पर इन्होंने हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा की खोज की। तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पे हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1 साल बाद 1922 में सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो की खोज की। यही जो थे 2 आपके सिंधु घाटी सभ्यता के मेन शहर हैं। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में हुई। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने की। कब की, तो 1922 में की। कौन सी नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर ये है। तो इस प्रकार दयाराम साहनी ने 1921 में और राखलदास बनर्जी ने क्या किया, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं यही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं। अभी इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे स्थल हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, उसके अलावा होगा चन्हूदड़ो, उसके अलावा है लोथल, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा है राजस्थान में। अभी हम आगे सबको देखते जाएंगे। ठीक, तो ये थी क्या जानकारी। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज की। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, या अगर आपको पता हो तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। और भी इसके 2-3 नाम हैं, तो उन नाम से संबोधित करने के पीछे कारण क्या है, कुछ कारण है, तभी तो इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा या हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो हम वो नामों को और उनके कारणों को देखते हैं। तो पहला नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे हम पढ़ते जाएंगे स्थल को, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी शहर हैं जो मिले हैं
वो ज़्यादातर सिंधु नदी और उसकी जो आसपास की नदियाँ हैं उसके तट पर हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको बोल दिया गया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम क्या देख रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात कर रहे थे। तो पहला इसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हुआ क्या था कि जितने भी इसके ज़्यादातर जो स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, ये सब क्या है, सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के तट पर मिले, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि यहाँ पे है क्या आपका मानसरोवर झील, यहाँ से निकलती है आपकी क्या, सिंधु नदी। यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, इस हिमाचल प्रदेश से आती है क्या आपकी चिनाब नदी, और चिनाब नदी चले जाती है किसमें, सिंधु नदी में। वैसे ही यहाँ पर है एक पर्वत, इस पर्वत का नाम है बोरीनाग पर्वत, बोरीनाग पर्वत। इस बोरीनाग पर्वत से निकलती है झेलम नदी, और झेलम नदी आके मिलती है चिनाब नदी में। ठीक, ये याद रखेंगे कि जो झेलम नदी है वो सिंधु नदी में नहीं जाती है, आप ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि झेलम नदी सिंधु में नहीं जाती, वो चिनाब में आती है। यही हिमाचल प्रदेश में एक नदी आती है रावी नदी, रावी नदी जाके मिल जाती है चिनाब नदी में। सारी नदियाँ चिनाब में जा रही है ना, सिंधु में नहीं जा रही हैं। जो चिनाब नदी है बस वही सिंधु में गई है। तो रावी नदी आके मिल गई किसमें, चिनाब नदी में। यहीं पर एक झील है जिसका नाम है राकस ताल, राकस ताल। यहाँ से निकलती है सतलज नदी, और ये सतलज नदी भी आके मिल जाती है किसमें, चिनाब नदी में, सतलज नदी। तो सतलज नदी भी आके मिल गई किसमें, चिनाब नदी में। अब एक व्यास नदी है छोटी सी, वो व्यास नदी आके मिलती है सतलज नदी में। फिर यहाँ पे है आपका क्या, घग्गर नदी, घग्गर नदी, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, सरस्वती नदी। ठीक, तो मानसरोवर से निकली क्या आपकी सिंधु नदी, हिमाचल प्रदेश से निकली और आके मिली इसमें कौन, चिनाब नदी। बोरीनाग पर्वत से निकली कौन, झेलम नदी। हिमाचल प्रदेश से रावी नदी, राकस ताल से आपकी सतलज नदी, सतलज की सहायक नदी है व्यास नदी, और ये घग्गर नदी। तो हम जैसे देखते हैं हड़प्पा हमको कहाँ मिला था, रावी नदी के तट पे। मोहनजोदाड़ो कहाँ मिला था, सिंधु नदी के तट पे। वैसे ही हम पढ़ेंगे चन्हूदड़ो, तो चन्हूदड़ो भी कहाँ मिला था, सिंधु नदी के तट पे। घग्गर नदी के तट पे हमको मिलेगा कालीबंगा, ये अभी हम देखेंगे डिटेल में। ठीक, तो जितने भी हमको स्थल वगैरह मिल रहे हैं ये सब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी या आसपास की नदियों के तट पर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये नदियाँ, कि इसके ज़्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के तट पर मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर दूसरा इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, जैसा भी हमने देखा 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी। तो जो पहला ढूंढा गया शहर था वो क्या था, हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके पीछे भी कारण है, वो कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टिन को मिला करके कांसे का निर्माण करना सीख चुके थे। यानी कि ये लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये तांबा और टिन को मिला करके कांसे का निर्माण करते थे। इस कांसे से लोग औजार मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते थे। तो कांसे का आविष्कार यहाँ पे हो चुका था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो यह है इसका तीसरा नाम, कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो जैसे हम बात करें एक नगर की, एक नगर में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ सिंधु घाटी सभ्यता में थी, और इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और क्या क्या क्वालिटीज़ थी वो अभी हम देखेंगे। तो नगर के सारे गुण यहाँ पे मौजूद थे, तो इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, या इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये आता है कि प्रथम नगरीय क्रांति कौन थी, या प्रथम नगरीय सभ्यता क्या थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे ही प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नगर के सारे गुण मौजूद थे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी क्या आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता।
इसका एक और नाम है, वो है सिंडोन सभ्यता। सिंडोन सभ्यता। तो सिंडोन सभ्यता क्या होती है? तो जब हम इनके आर्थिक जीवन की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि जो कृषि था, कृषि और व्यापार, वो इनके आर्थिक उन्नति का सबसे मेन कारण था। तो ये सिंडोन सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये कपास की खेती करते थे। कपास की खेती करते थे, मतलब सबसे पहली बार कपास की खेती जिन्होंने की वो कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ये जो कपास है, इस कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते हैं। यूनानी जो है इस कपास को क्या कहते हैं? सिंडोन कहते हैं। और इस कारण इस सभ्यता को ही इन्होंने बोल दिया क्या? सिंडोन सभ्यता। क्योंकि सबसे पहली बार कपास की खेती जिन्होंने की वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे, और इसलिए इसको सिंडोन सभ्यता कह दिया गया, क्योंकि यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे। तो एक और नाम मिल गया क्या? सिंडोन सभ्यता। तो ये थे क्या इसके नामकरण। अब जैसे हमने देखा कि एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगर के सारे गुण मौजूद थे, तो हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या क्वालिटीज़ यहाँ पे थी जो इसको एक नगरीय सभ्यता बनाती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी, नगर नियोजन। इसकी जो सिटी प्लानिंग थी वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। जैसे एक नगर में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे थी। तो नगरीय सभ्यता या विशेषता, नगरीय सभ्यता या हम बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। ठीक, तो सबसे बड़ी जो विशेषता थी, सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी इसकी क्या? नगर नियोजन। नगर नियोजन यानी कि सिटी प्लानिंग। जो नगर नियोजन थी वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इन लोगों ने इतना अच्छा नगर नियोजन किया हुआ था, जैसे यहाँ पे गंदे पानियों को बाहर निकालने के लिए, गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए, मतलब शहर से बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। मतलब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता इतने पुरानी बात है ना, तो यहाँ पे गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक, तो गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। मतलब कितने पुरानी ये बात हो रही है, हम अभी इसका टाइम पीरियड भी देखेंगे। तो यहाँ पे गंदे पानियों को शहर से बाहर निकालने के लिए क्या किया गया था? नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक, यहाँ पे जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। इनका जो सिटी प्लानिंग था बहुत ही अच्छा था। गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ पे प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था। मतलब जितने भी हम शहर पढ़ रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जो शहर थे उनके एंट्रेंस पे क्या किया गया था? प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था। ये सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। जो इनके मकान थे, जैसे अभी हमारे मकान पक्के ईंटों से बने होते हैं, उसी प्रकार इनके जो मकान थे वो पक्के ईंटों से बने होते थे। ठीक, तो जो मकान थे वो पक्के ईंटों से बने होते थे और इन ईंटों का रेशियो था 4:1, यानी कि जो ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो था वो था 4:1। तो यहाँ पे प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था। जो मकान थे वो पक्के ईंटों से बने हुए थे। गंदे पानियों को शहर से बाहर निकालने के लिए क्या किया गया था? नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक, और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। इसके अलावा और क्या विशेषता थी? तो इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ के जो शहर थे, तो हर शहर, प्रत्येक शहर क्या था? 2 पार्ट में डिवाइड था। प्रत्येक शहर को क्या किया गया था? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक, तो क्या किया गया था? प्रत्येक शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। जैसे ये शहर है तो इस शहर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो ये वाला क्या था? पश्चिमी ऊपरी हिस्सा।
पश्चिमी ऊपरी हिस्सा था, इसे दुर्ग नगर या फोर्ट सिटी भी कहा जाता था। और ये था पूर्वी निचला हिस्सा। ठीक, तो जो पश्चिम वाला था वो क्या था, ऊपरी हिस्सा, जिसे दुर्ग नगर या फोर्ट सिटी भी कहा जाता था। और पूर्वी वाला था क्या, आपका निचला हिस्सा। तो ये जो ऊपरी हिस्सा था, यहाँ पे शासक और पुरोहित वर्ग यहाँ पे निवास करते थे। जो शासक और पुरोहित वर्ग था वो इस ऊपरी हिस्से में निवास करते थे, और जो श्रमिक या जो व्यापारी वर्ग था वो आपके निचले हिस्से में निवास करते थे। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करेंगे, जब हम उनके सामाजिक जीवन को देखेंगे, तो यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था का कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो वर्ण विभाजन है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये चीज़ हमको क्या बता रही है कि जो शासक या पुरोहित थे, जो अमीर वर्ग थे, वो कहाँ रह रहे हैं, ऊपरी हिस्से में रह रहे हैं। और जो श्रमिक और व्यापारी वर्ग है वो कहाँ रह रहे हैं, निचले हिस्से में रह रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का तो हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन अमीर गरीब ये दिख रहा है, अमीर अलग रह रहे हैं और जो गरीब है वो कहाँ, निचले शहर में रह रहे हैं। तो अमीर गरीब का जो वर्ग विभाजन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता है, लेकिन अमीर गरीब का जो वर्ग विभाजन है वो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलता है। जो अमीर है वो कहाँ रह रहे हैं, ऊपरी हिस्से में, और जो गरीब वर्ग है, श्रमिक या व्यापारी, वो कहाँ रह रहे हैं, निचले हिस्से में। लेकिन इसका एक्सेप्शन था धौलावीरा गुजरात। एक्सेप्शन है क्या आपका, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा ये है आपके गुजरात में। तो ये जो था धौलावीरा, ये 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक, तो जितने भी शहर थे सब 2 पार्ट में डिवाइड थे, तो जो धौलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। यहाँ बीच में एक मध्यमा नगर भी था। ठीक, तो ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, गंदे पानियों को बाहर निकालने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक, प्रवेश द्वार थे, जो मकान थे पक्के ईंटों से बने हुए थे, और जो प्रत्येक स्थल है वो 2 पार्ट में डिवाइड था। तो जो ऊपरी हिस्सा था यहाँ पे शासक या पुरोहित वर्ग रहते थे, और जो पूर्वी निचला हिस्सा है उसमें आपके श्रमिक और व्यापारी वर्ग रहते थे। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, बट अमीर गरीब का जो वर्ग विभाजन है ये ज़रूर यहाँ पे था, और इसका प्रूफ क्या है, ये विभाजन। इसका एक्सेप्शन आपका धौलावीरा गुजरात। क्यों? क्योंकि जो धौलावीरा है जो हम पढ़ेंगे गुजरात में, ये 3 भागों में विभाजित था। उसके बाद जैसे अभी हमारे घरों की बात करें तो हमारे घरों के जो मेन डोर होता है या जो विंडो होता है, खिड़की होती है, ये सड़कों पर खुलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे तो उनके जो दरवाजे और खिड़कियां होती थी वो सड़क पर ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी, उल्टा होता था। जैसे अभी हमारे घरों के दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो सड़क पर खुलती हैं, तो इस टाइम के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क पर ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी। तो दरवाजे और खिड़कियां, दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो सड़क पर नहीं खुलती थी, सड़क पर नहीं खुलती थी बल्कि पीछे की ओर खुलती थी, नहीं खुलती थी। तो जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क पर ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी। और इसका एक्सेप्शन है क्या आपका, लोथल। जो लोथल है ये भी आपके गुजरात में है, इसको भी अभी हम देखेंगे। तो इसका एक्सेप्शन था लोथल, जो कि गुजरात में है, क्योंकि लोथल के जो घर थे उनके जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क पर खुलती थी। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। ठीक, तो विशेषताएं हो गई। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे की बात करते हैं। ठीक, तो हो गया, इसकी जानकारी हो गई, इसके नामकरण हो गए और इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं जैसे कि अलग अलग स्थल से क्या हुए हैं, अलग अलग हमको साक्ष्य मिला है। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कौन कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है, तो हो गया कौन, हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो ये भी पाकिस्तान में है।
सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, आमरी पाकिस्तान, कोट दजी पाकिस्तान। तो ये सारे स्थल जो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतका गैंडोर, आमरी, कोट दजी, ये सब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। भारत में बात करें तो गुजरात में है आपका धौलावीरा, इसको अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक जगह को। धौलावीरा है गुजरात में, लोथल है गुजरात में, रंगपुर, रंगपुर है आपके गुजरात में, देशलपुर है आपके गुजरात में, और सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा है आपके कहाँ? गुजरात में। ठीक, तो पाकिस्तान में आपका क्या? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुतका गैंडोर, आमरी और कोट दजी, ये सारे स्थल हैं आपके पाकिस्तान में। धौलावीरा गुजरात में, लोथल, रंगपुर, देशलपुर और सुरकोतड़ा ये हैं आपके गुजरात में। और कहाँ पे क्या है? हरियाणा में 2 हैं, राखी गढ़ी और बनावली। ये जितने भी नाम हम अभी देख रहे हैं ये सारे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं। ये सारे शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोट दजी, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, देशलपुर, राखी गढ़ी और बनावली, ये सब क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? शहर है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, साइट है जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो राखी गढ़ी और बनावली कहाँ पे है? आपके हरियाणा में। एक है पंजाब में, इसका नाम है रोपड़, ये रोपड़ है आपके सतलज नदी के तट पे। रोपड़ कहाँ पे है? सतलज नदी के तट पे। एक है आपका राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा है आपके राजस्थान में, ये है घग्गर नदी के तट पे। ठीक, तो पाकिस्तान में क्या क्या था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, ठीक, सुतका गैंडोर, आमरी, कोट दजी पाकिस्तान। गुजरात में क्या है? धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, देशलपुर, सुरकोतड़ा गुजरात। रोपड़ है पंजाब में, राजस्थान में कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे, और रोपड़ है सतलज नदी के तट पे। हरियाणा में है आपका राखी गढ़ी और बनावली। तो ये सारे स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अभी एक एक स्थल को हमको पढ़ना है कि किसने खोज किया था, कौन सी नदी के तट पर है, और क्या क्या साक्ष्य यहाँ से खुदाई के दौरान हमको प्राप्त हुए हैं। उसके पहले सबसे उत्तर में आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है? सबसे दक्षिण वाला स्थल कौन सा है? सबसे पूर्व वाला स्थल कौन सा? सबसे पश्चिम वाला स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम वाला स्थल कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं? तो सबसे उत्तर में है आपका क्या? मानडा। मानडा ये साइट है, ये है आपके अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में, अखनूर जिला जम्मू एंड कश्मीर, और नदी है ये चिनाब नदी। तो सबसे उत्तर में है क्या? अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी सबसे उत्तर में। सबसे पूर्व में है आपका क्या? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये है आपके मेरठ यानी कि यूपी में, हिंड नदी के तट पे, हिंड नदी के तट पे। तो सबसे पूर्व, सबसे उत्तर में है क्या? मांडा, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, नदी है चिनाब नदी। सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर यानी कि मेरठ यूपी, हिंड नदी के तट पे सबसे पूर्व वाला है। सबसे दक्षिण में है आपका क्या? दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद ये है आपके क्या? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पे। दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के तट पे ये है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, तो सबसे उत्तर में है मांडा, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पे। सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंड नदी के तट पे। सबसे दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के तट पर है। और प्रवरा नदी कौन है? तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। इधर सबसे पश्चिम, सबसे पश्चिम में है सुतका गैंडोर, ये है आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है क्या? आपका सुतका गैंडोर। ठीक, ये है आपके दाश्क नदी के तट पर। तो सबसे उत्तर में है मांडा, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पे। सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंड नदी के तट पे।
सबसे दक्षिण में है आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के तट पर है, और प्रवरा नदी कौन है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे पश्चिम में है आपका सुत्का-गेंडोर जो कि है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दाश्क नदी के तट पे। अब ऐसा माना जाता है कि इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है, ऐसा कुछ बनता है ये। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। ये एकदम एग्जैक्ट त्रिभुजाकार तो नहीं बनता, बट फिर भी ये जो बन रहा है इसकी वजह से इसको कहा जाता है क्या? त्रिभुजाकार। ठीक, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो है त्रिभुजाकार। ये एकदम एग्जैक्ट आपको त्रिभुज जैसा नहीं देखने को मिलेगा, बट फिर भी आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या देखना है? त्रिभुजाकार, इसका आंसर आपको लेना है। ठीक, तो ये हो गए सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम के 4 स्थल। इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में खोजा गया शहर कौन सा है? तो सबसे उत्तर में ढूंढा गया शहर है वो है आपका मांडा। कौन सी नदी पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे दक्षिण में स्थित स्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम वाला है दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर, और ये जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे पश्चिम वाला है आपका सुत्का-गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दाश्क नदी के तट पे, और सबसे पूर्व में है आपका आलमगीरपुर मेरठ यूपी, हिंद नदी के तट पे। ठीक, आकार माना गया है त्रिभुजाकार। एकदम एग्जैक्ट त्रिभुजा तो नहीं दिखती है, बट आपको मान के चलना है कि इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टोटल एरिया है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से देश में? तो भारत में तो है ही, देख लिए, गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है। ठीक, भारत में है, साथ ही साथ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का भी हम देख लिए स्थल के नाम। तो भारत में है, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश में है। अफगानिस्तान में आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, जगह के नाम, 2 साक्ष्य, 2 शहर यहाँ से मिले हैं, वो है मुंडी गाक और शुतुरगोई, शुतुरगोई। ठीक, भारत से जो मिला है लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पाकिस्तान से जो मिला है हड़प्पा मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अफगानिस्तान से केवल 2 साइट हमको 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, एक है मुंडी गाक और दूसरा है शुतुरगोई। तो इसमें हमको सिर्फ नाम याद रखना है कि अफगानिस्तान से मुंडी गाक और शुतुरगोई नामक 2 शहर प्राप्त हुए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। बाकी को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है 3000 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक, ये है इसका टाइम पीरियड। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। एरिया इसका माना जाता है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। विस्तार है इसका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 शहर है, मुंडी गाक और शुतुरगोई। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 3000 से 1500 ईसा पूर्व। तो ये था इसका बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ठीक, तो 3000 से 1500 ईसा पूर्व। तो थोड़ा सा हम इसके खोजकर्ता को लेके एक टेबल बना लेते हैं कि किसने किसने खोजा था। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का तो हम देख लिए कि दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, लेकिन कुछ और हैं, जैसे लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने, धौलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी ने। तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, धौलावीरा। ठीक, तो खोजकर्ता नदी, सन और लोकेशन। तो हड़प्पा का तो पता है किसने किया था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पे
हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। लोकेशन है इसका क्या, मांट गोमरी जिला पाकिस्तान, मांट गोमरी जिला पाकिस्तान। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पे किया था, मांट गोमरी जिला पाकिस्तान में ये है। मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे कौन, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है। सिंधु नदी के तट पर ये है। 1922 में इन्होंने इसे खोजा था और ये है लरकाना जिला पाकिस्तान, लरकाना जिला पाकिस्तान। ठीक, तो मोहनजोदड़ो की खोज की है राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के तट पे, लोकेशन क्या, लरकाना जिला पाकिस्तान। अब चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो की खोज की है गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है। चन्हूदड़ो भी है आपका सिंधु नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे, और ये है सिंध जिला पाकिस्तान, सिंध जिला पाकिस्तान। ठीक, तो चन्हूदड़ो की खोज की है गोपाल मजूमदार ने, सिंधु नदी के तट पर है, सिंध जिला पाकिस्तान इसका लोकेशन है। लोथल, लोथल की खोज किए हैं रंगनाथ राव ने, लोथल रंगनाथ राव नदी है भोगवा नदी के तट पर और है ये कहाँ पे, गुजरात। तो लोथल की खोज किए हैं रंगनाथ राव ने, भोगवा नदी के तट पर है और है आपका लोकेशन गुजरात यानी कि भारत में। धौलावीरा की खोज किए हैं जगपति जोशी, जगपति जोशी, और ये भी है आपके गुजरात में। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज की है 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पे, है ये कहाँ, मांट गोमरी जिला पाकिस्तान में मिला। मोहनजोदड़ो की खोज किया राखल दास बनर्जी ने 1922 में, सिंधु नदी के तट पर ये खोजा गया, लरकाना जिला पाकिस्तान इसका लोकेशन है। चन्हूदड़ो की खोज की है गोपाल मजूमदार ने, सिंधु नदी के तट पर है, सिंध जिला ये भी पाकिस्तान में है। लोथल की खोज की रंगनाथ राव ने, भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में यानी कि भारत। धौलावीरा की खोज की जगपति जोशी ने और ये भी है आपके गुजरात में। एक छूट गया है उसको भी देख लेते हैं, कालीबंगा, कालीबंगा है आपके राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा है आपके राजस्थान में। नदी है ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता अलग अलग तीन नाम, मतलब तीन लोगों ने मिलकर इसका खोज किया है, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर। ठीक, तो कालीबंगा के खोजकर्ता है अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। इन तीन लोगों ने मिलकर कालीबंगा की खोज की है। नदी कौन सी है, घग्गर नदी या सरस्वती नदी, और लोकेशन है क्या इसका, राजस्थान। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो आपको जोड़ी मिलाओ में देगा, इधर दे देगा क्या, हड़प्पा, इधर दे देगा चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, दे देगा क्या, लोथल और कालीबंगा। ठीक, और आपको जोड़ी मिलाओ में दे देगा, या तो इधर नदी को भी दे सकता है, ठीक, दे देगा जैसे रावी, फिर सिंधु, फिर भोगवा, और बोलेगा कि आप इसको जोड़ी मिलाओ, कौन सा नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो एक पैटर्न तो ये बन गया क्वेश्चन का। दूसरा, आपको खोजकर्ता को इधर दे सकता है, हड़प्पा का जैसे दे दिया दयाराम साहनी, चन्हूदड़ो का दे दिया जैसे गोपाल मजूमदार, लोथल का दे दिया कौन, रंगनाथ राव, और कालीबंगा का दे दिया कौन, अमलानंद घोष। और बोला आपको कि जोड़ी मिलाओ, तो हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी, चन्हूदड़ो का हो जाएगा गोपाल मजूमदार, लोथल का हो जाएगा रंगनाथ राव और कालीबंगा का हो जाएगा अमलानंद घोष। तो एक पैटर्न तो ऐसा हो गया कि जोड़ी मिलाओ में पूछेगा, एक तरफ शहरों के नाम दे देगा, दूसरी तरफ नदियों का नाम दे सकता है, या दूसरी तरफ खोजकर्ता का नाम दे सकता है, या लोकेशन को भी तो दे सकता है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान दे दिया, चन्हूदड़ो सिंध दे दिया,
लोथल का इधर गुजरात दे दिया और कालीबंगा का राजस्थान दे दिया, तो ऐसे भी दे सकता है। तो एक तरफ आपको शहर का नाम देगा और दूसरी तरफ या तो नदी को देगा या लोकेशन को देगा या खोजकर्ता को देगा और आपको बोलेगा कि आप जोड़ी मिलाओ, कौन सा जोड़ी सही है। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न, जैसे हड़प्पा में खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। चनूदड़ो का कौन है, गोपाल मजूमदार। लोथल का कौन है, रंगनाथ राव। और कालीबंगा कौन है, अमलानंद घोष। तो हो सकता है यहाँ पे दे दे आपको क्या, जगपति जोशी। अब इसमें से आपको पूछेगा कि कौन सा पेयर है वो गलत है ना, कौन सा पेयर गलत है। तो हड़प्पा का दयाराम साहनी तो सही है, चनूदड़ो का गोपाल मजूमदार तो सही है, लोथल का रंगनाथ राव तो सही है। गलत कौन सा है, कालीबंगा का जगपति जोशी गलत है, क्योंकि कालीबंगा का खोज किसने किया है, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर ने। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ये टाइप 2 हो गया क्वेश्चन का। अब टाइप 3 क्या बनेगा, ठीक, पहला तो क्या हो जाएगा, जोड़ी मिलाओ में आएगा। एक तरफ आपको शहरों के नाम दे देगा, दूसरी तरफ खोजकर्ता, जोड़ी मिलाओ, या नदियों के नाम जोड़ी मिलाओ, ठीक, या लोकेशन को देके जोड़ी मिलाओ। दूसरा टाइप क्या बना, कौन सा पेयर सही है और कौन सा पेयर गलत है। टाइप 3 में सेम वही बनता है, जैसे अभी हमने ऊपर के 3 सही था हमारा और लास्ट वाला गलत था, मतलब लास्ट वाला पेयर गलत था, बाकी 3 पेयर सही था। अब इसमें क्या कर देगा, 3 पेयर ऐसा देगा जो गलत रहेगा। जैसे हड़प्पा में दे दिया राखालदास बनर्जी, चनूदड़ो में दे दिया दयाराम साहनी, लोथल में दे दिया जगपति जोशी और कालीबंगा में दे दिया अमलानंद घोष। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा पेयर सही है, तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो ये हो गया क्या, टाइप 3। तो 3 तरह के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। कैसे कैसे क्वेश्चन इस टेबल से बन सकते हैं और अभी तक बने हुए हैं ये सारा मैंने बता दिया। या तो जोड़ी मिलाओ में पूछेगा, या कौन सा पेयर सही है ये पूछेगा, या कौन सा पेयर गलत है ये पूछेगा, या इसको स्टेटमेंट वाले के फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, अलग अलग स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन देना है तो कैसे देगा, जैसे कि स्टेटमेंट दे दिया, पहला, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया है, खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक। जो हड़प्पा था वो पहला खोजा गया स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। तीसरा दे देगा, हड़प्पा से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से पूछा कि 3 स्टेटमेंट हमने दिया है 1 2 3, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला तो सही है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया 1921 में, सही है। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये भी सही है। और जो तीसरा दिया है कि हड़प्पा से घोड़े के दांत प्राप्त हुए, गलत है, ठीक। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि घोड़े के दांत हड़प्पा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है जिसमें आपको स्टेटमेंट वाला दे दे, अलग अलग स्टेटमेंट दे दे और पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसको उल्टा भी पूछ सकता है, यहाँ पे कर दो मोहनजोदड़ो, ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। अब अगर आपको पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो ये अलग गलत हो गया, ये सही है और ये गलत। तो ऐसे करके भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एग्जाम को टफ करना है तो वो ऐसे पूछेगा स्टेटमेंट वाला, क्योंकि अगर आप में से इन तीनों स्टेटमेंट से आपको एक स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा भी डाउट आया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगर एग्जामिनर को, जो एग्जाम ले रहा है, उसको अगर अपने पेपर को टफ करना है तो वो क्या कर देगा, इन्हीं जो इजी फैक्ट है जो हमको पता है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे के क्या कर सकता है, वो उन क्वेश्चन को टफ बना सकता है। तो आपको सारा फैक्ट याद होना चाहिए ताकि आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकें। अब हम देखेंगे इनके स्थल के बारे में, जानना है हमको। जैसे हमने पहले देखा हड़प्पा, तो कुछ कुछ इसके जो शहर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो एक एक करके एक एक शहर को पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पे। लोकेशन क्या है? मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान। अब देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। उसके पहले एक बात, जो हड़प्पा था वो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। दूसरा सबसे बड़ा नगर था, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट ये साइट था और सेकेंड ये राजधानी थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, मतलब एरिया वाइज ये सबसे लार्जेस्ट था, सेकेंड लार्जेस्ट था और सिंधु घाटी सभ्यता की ये सेकेंड राजधानी थी। ठीक, तो हड़प्पा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सेकेंड राजधानी थी और सेकेंड लार्जेस्ट ये नगर था। यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार क्या होता है? तो जिसमें अन्न का मतलब होता है अनाज, तो जिसमें अनाज को स्टोर करके रखते हैं वो कहलाता है क्या? अन्नागार। तो यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है। और ये अन्नागार कैसा था? तो ये 2 कतारों में 6 था। इसका अरेंजमेंट कैसा था? तो 2 कतारों में 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये अन्नागार कैसे थे? 2 लाइन में थे, एक लाइन में 6, नीचे वाले लाइन में 6, तो टोटल कितने हो गए? 12। ये इसी क्रम में अरेंज था, मतलब पहले लाइन में 6, दूसरे लाइन में 6, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो यहाँ से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है जो कि 2 कतारों में 6-6, यानी कि टोटल 12 अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं जिसका नाम था R37 और H प्रकार। ठीक, तो सबसे पहला क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड लार्जेस्ट ये नगर था और सेकेंड ये राजधानी थी। अन्नागार प्राप्त हुए हैं जो 2 कतारों में 6-6, यानी कि टोटल 12 थे। 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं, R37 और H प्रकार। R37 और H प्रकार के कब्रिस्तान यहाँ से मिले हैं। यहाँ से टीला मिला है। ये वही टीला है जिसको 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा था। जब हमने क्लास को स्टार्ट किया तो हमने देखा था कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? टीले की जानकारी दी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी मानी जाती है। तो वो टीला कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में मिला है। तो खुदाई के दौरान हड़प्पा से टीले भी मिले। इसका नाम है माउंट AB और F। ठीक, तो अन्नागार प्राप्त हुआ है। ये अन्नागार 2 कतारों में 6-6 थे, तो टोटल 12। 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं जिसका नाम है R37 और H प्रकार। टीला की जानकारी मिली है जिसका नाम है माउंट AB और F। यहाँ पे कुछ श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक आवास जहाँ पे श्रमिक लोग निवास करते थे। इन श्रमिक आवास में सूर्य और स्वास्तिक बना हुआ था। मतलब जो श्रमिक आवास थे जहाँ पे श्रमिक लोग निवास करते थे वहाँ पे सूर्य और स्वास्तिक बना हुआ था। तो इसको भी आप याद रखेंगे, स्वास्तिक। ठीक, स्वास्तिक बना हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछा कि जो श्रमिक आवास थे जहाँ पे श्रमिक लोग निवास करते थे तो उनके घरों के ऊपर कौन से डिजाइन बने हुए थे? तो उनके घरों के ऊपर बने हुए थे सूर्य और स्वास्तिक। उसके अलावा हड़प्पा से एक मृड़ मूर्ति मिली है। मृड़ मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको ये लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड लार्जेस्ट नगर था हड़प्पा। दूसरी सबसे बड़ी एरिया वाइज जगह थी। सेकेंड ये राजधानी थी। अन्नागार प्राप्त हुए जो कि 2 कतारों में थे, 6-6, यानी टोटल 12। 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले जिसका नाम था R37 और H। टीला यहाँ से मिला है जिसका नाम था माउंट AB और F। और श्रमिक आवास जहाँ पे श्रमिक लोग निवास करते थे उनके घरों के ऊपर सूर्य और स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ मिला है। इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे मृड़ मूर्ति। मृड़ मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। मृड़ मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति। तो मृड़ मूर्ति, मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। गर्भ से पौधा निकलता हुआ
दिखाया गया जिसको, मतलब एक मूर्ति मिली है मिट्टी की, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, इसको ये लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है। मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है, इसको ये लोग प्रकृति देवी, पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में पूजते थे। ठीक, तो क्या मिला है? मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जिसको लोग उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। बड़ी संख्या में मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है जिसको लोग प्रकृति देवी, पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में पूजा करते थे। ठीक, और क्या मिला यहाँ से? तो यहाँ से जले हुए गेहूं, जौ और भूसे के तिनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो क्या क्या मिल गया? मृण मूर्ति जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक, बड़ी संख्या में स्त्री की मूर्ति मिली है जिसको ये लोग प्रकृति देवी, पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में पूजते थे। जले हुए गेहूं, जौ, भूसे के तिनके यहाँ से मिले हैं। यहाँ से एक योगी की मूर्ति भी मिली है, तो योगी की मूर्ति यहाँ से मिली है। एक विद्वान थे पिग्गट, उसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। तो ये हो गया क्या? हड़प्पा। तो इतनी सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली है और ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर से वही मैं बार बार बोलूँगी कि जो एग्जामिनर है वो अगर उसको एग्ज़ाम का लेवल हाई करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा? इन लोग को स्टेटमेंट में देगा। वो क्या कर देगा? वो स्टेटमेंट में देगा। जैसे अगर मैं इसको हड़प्पा को हटा के यहाँ पे कुछ और लिख दूँ तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ तो हड़प्पा से मिली है। तो अगर एग्जाम को टफ करना है तो क्या करेगा? स्टेटमेंट वाला देगा कि हड़प्पा से योगी की मूर्ति मिली है, जले हुए गेहूं, जौ, भूसे के तिनके मिले हैं, बताइए ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो भाई हड़प्पा से मिले हैं तो ये सही हुए ना। हड़प्पा से जले हुए गेहूं, जौ, भूसे के तिनके मिले हैं, हाँ सही है। हड़प्पा से योगी की मूर्ति मिली है, सही है। हड़प्पा में उर्वरता की देवी मिली है, सही है। हड़प्पा से प्रकृति या पृथ्वी देवी, मातृ देवी की बड़ी संख्या में स्त्री की मूर्ति मिली है, तो सही है। लेकिन अगर इसी को हड़प्पा की जगह कर दिया मोहनजोदड़ो तो सारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जितने भी जो चीज़ें खुदाई के दौरान यहाँ से मिले हैं उसका आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं अगर एग्जाम को टफ करना है तो ये सारी चीज़ें थी हड़प्पा में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसकी खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पे। लरकाना जीरा पाकिस्तान में वो है। ठीक, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये था। सबसे बड़ा नगर था मतलब एरिया वाइज से सबसे बड़ा था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी थी, पहली राजधानी थी। ठीक, सबसे बड़ा नगर था, पहली ये राजधानी थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से पके हुए ईंट मिले हैं, पके हुए ईंट मिले हैं जिनका रेशो जैसे मैंने बताया पहले भी 4:1 था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। एरिया वाइज ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी थी। मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है और यहाँ से पके हुए ईंट मिले हैं जिनका रेशो था 4:1। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार का मतलब है जिसमें ये लोग अनाज को स्टोर करके रखते थे वो, तो अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो ये जो भवन था मतलब यहाँ से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था, सबसे बड़ा बिल्डिंग था। मतलब अभी और भी हम लोग स्थल देखेंगे तो और भी वहाँ पे जो भी चीज़ें खुदाई के दौरान मिली हैं
तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जो मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था या सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। IVC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, शॉर्टकट में मैं इसको IVC लिख रही हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था ये, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या बिल्डिंग था कौन, यहाँ से प्राप्त अन्नागार। तो अन्नागार प्राप्त हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग या भवन था। स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ, स्नानागार यानी कि जहाँ पे लोग स्नान करने जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे कुआं का साक्ष्य मिला है। यहाँ से सूती और ऊनी वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। ये सब साक्ष्य को आपको याद रखना है ना, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था ये, पहली राजधानी थी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पके हुए ईंट मिले जिनका रेशियो था 4:1। अन्नागार प्राप्त हुए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग या भवन था। स्नानागार या कुएं के साक्ष्य मिले हैं। सूती या ऊनी वस्त्र के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ से पशुपति की आकृति युक्त मुहरे यहाँ से मिली हैं। मतलब ऐसे मुहरे मिली हैं, ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पे पशुपति की आकृति बनी हुई थी। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि पशुपति की आकृति युक्त मुहरे कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी, चन्हूदड़ो से मिली थी, कहाँ से मिली थी। तो पशुपति की आकृति युक्त जो मुहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। साथ ही साथ इस मुहर पे 2 हिरण, हाथी, गेंडा, भैंस और बाघ, इनके आकृति भी इस मुहर पे बनी हुई थी, ठीक है। तो पशुपति की आकृति युक्त मुहरे मिली हैं और इस मुहर पे 2 हिरण, हाथी, गेंडा, भैंस और बाघ, इनकी भी आकृति बनी हुई थी। टोटल नंबर ऑफ एनिमल देखें तो 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने एनिमल हो गए, 6। और टाइप पूछेगा तो हिरण पहला टाइप, हाथी दूसरा टाइप, गेंडा तीसरा टाइप, भैंस चौथा टाइप और बाघ 5 टाइप। तो टाइप पूछेगा तो 5 टाइप के। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल है 6 एंड टाइप्स ऑफ एनिमल है 5। यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं, मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं। लेकिन ये जो घोड़े के दांत हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के माने जाते हैं, क्योंकि जब हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इसके सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे, इनके आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे, तो ये क्या करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि और व्यापार करते थे और पशुपालन करते थे। तो पशुपालन ही करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गाय और घोड़ा से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। तो अगर ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे तो घोड़े के दांत यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं। सवाल उठता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय और घोड़े से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे, तो फिर घोड़े के दांत यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, सवाल आएगा ना। तो वही बोला गया कि जो घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से मिले हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले से हैं, पहले के हैं। तो यहाँ से कांसे की नित्यांगना यानी कि नारी की मूर्ति भी मिली है। तो मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, तो यहाँ से कांसे की नित्यांगना यानी नारी की मूर्ति भी मिली है। जैसे कि हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिला करके कांसे का प्रयोग करना सीख चुके थे। तो कांसे की नित्यांगना नारी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, पुजारी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, ठीक, पुजारी की मूर्ति भी मिली है। हाथी का कपाल खंड मिला है यहाँ से। ये सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा कहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे गले हुए तांबे के बहुत सारे ढेर मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर यहाँ से मिले हैं। तो ये सब था आपके मोहनजोदड़ो से, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब बात करते हैं हम चन्हूदड़ो की। तो ये जितना भी मैं फैक्ट बता रही हूँ सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड बात करते हैं चन्हूदड़ो की। तो चन्हूदड़ो जो था इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है, इसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे उद्योग होते हैं या जहाँ पे
उद्योग लगाए जाते हैं वो नगर कहलाता है क्या? औद्योगिक नगर। तो चनहुदड़ो क्या था? औद्योगिक नगर, मतलब यहाँ पे उद्योग थे। तो यहाँ पे उद्योग थे, किसके उद्योग थे? तो यहाँ पे मनका और गुड़िया बनाने का यहाँ पे कारखाना था। ये मनका और गुड़िया क्या होता था? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो इस मनका और गुड़िया का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए करते थे। मतलब जो मनका और गुड़िया है ये क्या था? आभूषण में यूज़ किया जाता था। मनका और गुड़िया को ये लोग आभूषण बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो मनका और गुड़िया बनाने का यहाँ से उद्योग या कारखाना मिला है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा, जो चनहुदड़ो है यहाँ पे कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये लोग अपने साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते हैं। ठीक भाई, मनका गुड़िया बनाने की कंपनी यहाँ से मिली है जिसका प्रयोग लोग आभूषण के लिए करते थे। कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि लोग अपने साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे। और सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि जो पुरुष थे, महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष थे ये भी क्या करते थे? आभूषण धारण करते थे। तो महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष थे ये भी क्या करते थे? आभूषण धारण करते थे। ठीक, तो चनहुदड़ो औद्योगिक नगर था जहाँ से मनका गुड़िया बनाने का कारखाना मिला जिसका प्रयोग ये लोग आभूषण के रूप में करते थे। कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, यानी कि लोग अपने सजावट पे विशेष ध्यान देते थे। और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी यहाँ पे आभूषण धारण करते थे। जब हम इनके सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो हमको इन्हीं सबको देखना है कि भाई सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी आभूषण धारण कर रहे हैं। कंघी, दर्पण, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, मतलब अपनी सजावट पे विशेष ध्यान ये लोग दे रहे हैं। यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। झूकर झांगर संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पे चनहुदड़ो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं। तो ये है आपका चनहुदड़ो जिसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। ये एक औद्योगिक नगर था जैसे मनका गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है जिसका प्रयोग ये लोग आभूषण के लिए करते थे। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण धारण यहाँ करते थे। ये लोग अपने साज सजावट में विशेष ध्यान देते थे। कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। झूकर झांगर संस्कृति यहाँ से मिली और बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बारे में। अगली क्लास में इसके कुछ स्थल और हैं जैसे लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, बनावली हो गया, रोपड़ हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू।